सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स कार्बन एटम। अब तक हम लोग ने ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से कर ली है उन फंक्शनल ग्रुप्स की जिनमें कार्बन एटम नहीं होता है और उनका कॉमन नेम हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। तो अब हम लोग कॉमन नेम सीखेंगे ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर कार्बन एटम होता है, जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम होता है। और वो लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले कीटोन एल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड और एसिड एनाल्डिहाइड। ये जो चार है, एस्टर, असाइल हैलाइड, एसिड, ये जो चार है, एस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड और एसिड एनाल्डिहाइड, ये चारों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन सभी का हमको अब कॉमन नोमेनक्लेचर लिखना है, तो इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सब कैसे पैटर्न में लिखा जाएगा, तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर करने का सिंपल सा फंडा क्या है कि सबसे पहले आपको एक हेड फाइंड करना होगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको लिखना होगा टेल। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके पहले हम लोग ने जो भी फंक्शनल ग्रुप किया था उसमें हेड था, फिर आपने एक स्पेस रखी थी और फिर आपने टेल रखा था। यहाँ पर हेड और टेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इट्स अ वन वर्ड। ठीक है, डू रिमेम्बर द डिफरेंस। अब इसका जो हेड है ये क्या है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका जो हेड है तो आपको किसका इंफॉर्मेशन देता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो टेल है ये क्या होगा, ऑब्वियसली सफिक्स होगा। क्या होगा ये, सफिक्स। तो सफिक्स यानी क्या, हर कंपाउंड के लिए सफिक्स अलग होता है। तो चलिए पहले इन सब का हम लोग क्या देख लेते हैं, सफिक्स देख लेते हैं। ठीक है, और सफिक्स देखने के पहले भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक बार रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक सारे फंक्शनल ग्रुप्स का किया होगा और आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स कैसे दिखते हैं वो पता होगी। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा दिख रहा है, उसके अंदर कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तब तक आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। और अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पाएंगे तो नाम भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सब आपने लर्न किया हुआ होना चाहिए। फिर भी मैं इन सब का एक बार रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको उनका सफिक्स बताऊंगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्डिहाइड की, तो अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। देखिए, कार्बन की चेन तो होगी और साथ में होगा C डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू H। करेक्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके फंक्शनल ग्रुप में। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अल्डिहाइड। और अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो देखिए ये हो जाएगा कुछ R C डबल बॉन्ड O और फिर से आएगा कार्बन चेन। अब ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, पर मैं अभी वो सब मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O ही है, उसके दोनों तरफ कार्बन चेन लगी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। चलिए, अगर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में। तो चलिए उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से होगा, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही आगे के चार कंपाउंड बेस्ड है। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कि R है, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O और फिर आएगा O बॉन्डेड टू H, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। करेक्ट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ रहा होगा आपको हर एक चीज। नेक्स्ट अगर हम एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ड्राइव होने वाला है। तो देखिए ऐसा ही कुछ दिखाई देगा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा, कि इसमें भी R होगा, C होगा, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ भी O होगा, पर यहाँ पर H था एसिड में, यहाँ पर कार्बन चेन होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, C डबल बॉन्ड O। करेक्ट। चलिए अब असाइल हैलाइड की तरफ बढ़ते हैं, या फिर एसिड हैलाइड भी इनको कहा जाता है। तो ये कैसा दिखाई देता है, R C डबल बॉन्ड O X यानी हेलोजन। ठीक है, तो इसका ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O X। कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं अमाइड। कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अमाइड होता है R C डबल बॉन्डेड टू O NH। ठीक है, इस तरह से इसमें तीन कैटेगरी थी। अगर मैं NH2 लिख रहा हूं तो इसे मैं कहूंगा 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, अगर मैं RC डबल बॉन्ड O NH करके फिर से यहाँ R लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और R लगा दिया इस तरह से, तो ये 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं RC डबल बॉन्ड O लिखता हूं और इसका एक और H हटा के 2 और R लगा देता हूं इस तरह से,
करेक्ट ना, NH2 है ना, तो दोनों H हटा के R लगा दिया, या फिर इसका एक H हटा के R लगा दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो उम्मीद करता हूं कि अमाइड का जो है वो एक के अंदर छुपे हुए 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आएगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखाई देता है कि देखिए आपको कार्बन चेन दिखाई देगा R, फिर आपको देगा C डबल बॉन्ड O, फिर वापस O दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से C डबल बॉन्ड O आता है। देखिए ऊपर भी लिख सकता बना C डबल बॉन्ड O, पर यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दिया, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और फिर से यहाँ पर आ रहा होगा R, तो आपको कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। देखिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो इसको ऊपर भी लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी, इसको नीचे लिख सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि आप कैसे लिखे, बस ये फंक्शनल ग्रुप में ये सारे एटम्स और इस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर साइनाइड की बात करता हूं मैं, तो इसका तो हम लोग ने एक्चुअली कॉमन नेम देख भी लिया था। ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर से भी देखने वाले कॉमन नेम। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा R C ट्रिपल बॉन्डेड टू N। पर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बताना नेसेसरी नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी इट इज अंडरस्टूड कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ बन गया है, तो 4 में से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही बना रहा होगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड का यही फंक्शनल ग्रुप होता है, बस नाइट्रोजन कनेक्ट होता है, नाइट्रोजन कनेक्ट होता है कार्बन चेन से, इतना ही फर्क होता है। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन मैंने इस वक्त आपको बता दिए। इसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड अगर आपसे कोई कहे तो आप बाय डिफॉल्ट 1 डिग्री अमाइड ही समझिएगा, अदरवाइज वो मेंशन करेगा कि 2 डिग्री अमाइड है कि 3 डिग्री अमाइड है। ठीक है, जनरली कोई 1 डिग्री अमाइड ऐसा मेंशन नहीं करता है, सिर्फ अमाइड कहता है, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो हमेशा 1 डिग्री अमाइड की बात कर रहा है। अगर उसको 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड की बात करनी होती तो वो जरूर मेंशन करता कि 2 डिग्री अमाइड है या 3 डिग्री अमाइड है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने सभी फंक्शनल ग्रुप का एक बार देख लिया रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखना है। ठीक है, अब चलिए फटाफट मैं आपको सबका सफिक्स बता देता हूँ ताकि हम लोग को नाम लिखने में आसानी हो जाए। तो देखिए सफिक्स कुछ किस तरह से आएगा कि मुझे ये नाम यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इसको। ऑलराइट, देखिए तो अब मैं सबका सफिक्स लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्डिहाइड का सफिक्स आएगा अल्डिहाइड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कीटोन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, कीटोन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। उसका जो नाम है हम इस मेथड से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है हम किस मेथड से फॉलो करते हैं कि आपको पहले हेड लिखना होता है प्लस करके टेल लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से। सो ये अलग ही मेथड है, इसको ध्यान में रखिए, इसको हम लोग ये मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नंबर ऑफ थर्ड नंबर पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है? IC एसिड। ध्यान से सुनिए, डैश करके लिख रहा हूं, यानी ये कोई वर्ड से कनेक्ट होकर क्या आ रहा होगा, IC एसिड। ठीक है, चलिए एस्टर का सफिक्स क्या होता है? ATE 8। क्या होता है? ATE 8। देखिए अगर मैं यहाँ पर हाइफन लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है, कोई वर्ड है आधा है उससे कनेक्ट हो रहा होगा ये। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें कैसे करते हैं, जस्ट अभी आपको याद रखवाने के लिए मैं सब लिख रहा हूं। असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स का कैसे लिखा जाता है? जनरली इन्हें ऑयल हैलाइड ऐसा लिखा जाता है, कोई बार इन्हें आइल हैलाइड भी लिखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इनका नॉमेनक्लेचर में, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा अपने को, पर कोई बड़ी बात नहीं है, सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे सारी। आज ही हम सारे नहीं सीखने वाले, आज सिर्फ 1-2 ही सीखेंगे हम लोग, ये एल्डिहाइड एंड एसिड या ज्यादा से ज्यादा एस्टर तक टाइम रहेगा तो सिखाऊंगा। देखिए अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स आने वाला है वो अमाइड ही आने वाला है, चाहे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप देख ले उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अमाइड ही उसका सफिक्स है। एसिड एनहाइड्राइड का अगर मैं सफिक्स की बात करता हूं तो वो एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड तो नहीं लिखते उसके सफिक्स में, सिर्फ एनहाइड्राइड लिखते हैं, या फिर इक एनहाइड्राइड ऐसा कहूंगा मैं। ठीक है, देखिए इस तरह से इक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए अब देखिए साइनाइड के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसका सफिक्स क्या है। ठीक है, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। करेक्ट। और
आइसोसाइनाइड जो होता है इसका सफिक्स क्या होता है, शायद आपको आइसोसाइनाइड तो नहीं दिख रहा होगा, हाँ, तो आइसोसाइनाइड का देखिए किस तरह से होता है, इसका आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। और बहुत लोग इसको कार्बोनिल ऐसा भी, नॉट कार्बोनिल, एक और नाम है इसका, बहुत लोग इसको कार्बन नाइट्राइल ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है अलग अलग, पर जब ऐसा कोई वर्ड आएगा या ऐसा कुछ जरूरत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप आइसोनाइट्राइल याद रखिए। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि कीटोन एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के खत्म कर दिया था, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है 8th और 9th वाला, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, देखिए ये भी दोनों एक एक्सेप्शनल केस में था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आइसोसाइनाइड और साइनाइड ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इनका नॉमेनक्लेचर जो है, इनका कॉमन नेम देने का जो तरीका है, हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं, और हमने जो पहले पढ़ा है फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एटम, उस तरीके से भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। तो वहां पे जो हमने नाम लिखा था उनको आपको याद रखना है। वहां पर हम लोग ने साइनाइड का सफिक्स क्या लिखा था, अगर आपको याद है तो हमने साइनाइड ही लिखा था। आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या था, आइसोसाइनाइड ही था। लेकिन जब मैं इस मेथड से नाम दे रहा हूं तो ध्यान से देखिए, आप चेक करिए, आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप नोट्स में देखिए, आपने लिखा होगा कि साइनाइड का सफिक्स साइनाइड है और आइसोसाइनाइड का सफिक्स आइसोसाइनाइड है, जब हम उस मेथड से नाम दे रहे थे जिसके अंदर कार्बन एटम नहीं होता है, ठीक है। पर जब हम कार्बन एटम होता है ऐसे टाइप का मेथड से नाम दे रहे हैं तो देखिए साइनाइड का जो सफिक्स है वो हो रहा है नाइट्राइल, ठीक है, और आइसोसाइनाइड जो है उसका सफिक्स हो रहा है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस है, ये जो चीजें है, जो फर्क दे रही है, वो आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कीटोन का तो नाम हम इसमें पढ़ते ही नहीं है, बट इनका नाम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी चीजें लिख करके उसको देखते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तो आपको सारी चीजें दिमाग में आएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने सभी का सफिक्स बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अभी इस वक्त आप पॉज कर लीजिए, सारे नाम एक साथ लिख लीजिए, चाहे तो आप आंख बंद करके या फिर वीडियो बंद करके खुद से ही इनका रिप्रेजेंटेशन और नाम लिख सकते हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो ये बहुत ही बेटर प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और तो चलिए, ये मुझे रब करना पड़ेगा और फिर मैं अब आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हेड टेल लिखा जाता है और किस तरह से हम नाम लिखते हैं, करेक्ट। तो देखिए अभी आगे पढ़ते हैं। चलिए, पहले मैं आपको टेल के बारे में थोड़ी सी, सॉरी, हेड और टेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हेड और टेल के अंदर कैसे लिखा जाता है। टेल तो आपने देख लिया, सफिक्स और सारे फंक्शनल का सफिक्स हमने देखा। हेड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेड है वो बहुत ही अलग है। देखिए लास्ट टाइम आपने जो मेथड यूज किया था फॉर द फंक्शनल ग्रुप दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एटम, उसमें जो हेड था वो था रेडिकल नेम। और रेडिकल नेम क्या था, वो सारे ग्रुप्स जो हमने पढ़े थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सेक, ब्यूटाइल, टर्बिटाइल एक्सेट्रा, सारे ग्रुप्स जो हमने पढ़े थे वो वाले थे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हेड है उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या पता चलता है उससे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और तो और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपसे बताता हूं कि देखिए यहां पर क्या होता है, ओनली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर टू बी स्टडीड, ठीक है। यहां पर हम लोग कोई भी ब्रांच्ड कंपाउंड नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग ब्रांच नॉमेनक्लेचर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन होगी। और जैसे हम लोग ने देखा था कि 10 तक आपको पता होना चाहिए, मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, ऐसा जो नेम होता है, रूट नेम, वो आपको 10 तक पता होना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से हम सिर्फ 6 तक पढ़ रहे हैं। देखिए ये मैं एक एक चीजें समझा रहा हूँ आपको, मैंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है कि ओनली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर टू बी स्टडीड, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से इनके अंदर क्या फर्क पड़ता है। देखिए आज के बाद अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसका हेड किस तरह से लिखा जाता है। देखिए अगर उसके अंदर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, ठीक है, तो उसके नाम को लिखा जाएगा फॉर्म, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, फॉर्म। ध्यान रखिएगा, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन एटम है और टोटल कार्बन एटम्स 2 दिख रहे हैं तो उसका जो नाम होगा वो होगा एसिड। क्या रखा जाएगा, एसिड, ACET, एसिड। अगर उसमें 3 कार्बन एटम है तो नाम रखा जाएगा प्रोपियो। क्या रखा जाएगा, प्रोपियो।
अगर उसमें 4 कार्बन एटम है तो उसका नाम रखा जाएगा ब्यूटर, BUTYR, ब्यूटर। ठीक है। अगर उसमें 5 कार्बन एटम है तो उसका नाम रखा जाएगा वेलर, VALER, वेलर। ठीक है। और अगर उसमें 6 कार्बन एटम उसका नाम रखा जाएगा केपर, CAPER, केपर। ठीक है। इसके बाद में 7, 8, 9 के लिए भी नाम होते हैं, पर अपने सिलेबस में 6 तक ही आएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आने वाले, तो 6 तक ही याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्म एसिड प्रोप ब्यूटर, यहां तक ही हम खेल रहे होते हैं। ठीक है। पर जैसे जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे कुछ कंपाउंड्स थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग उसके अंदर वेलर और केपर का शब्द यूज करते हैं। ठीक है। बट इनके बाहर का आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो बेटा हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम। ये कॉमन नेम जो होता है ना, इनका कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई फुल प्रूफ नेम नहीं होता है। ठीक है। ये सिर्फ एक नाम ऐसे ही दिया गया होता है, इसका कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं होता। अगर किसी को कॉमन नेम नहीं पता है ना इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। ठीक है। उसका कुछ होता नहीं है उससे। मेन क्या है कि बंदे को उसका इंटरनेशनल नेम आना चाहिए, यानी ऐसा नेम आना चाहिए जो दुनिया में हर एक आदमी को पता चल जाए अगर वो पढ़ा लिखा है तो। ठीक है। यानी साइंस से पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर, इसमें ज्यादा टेंशन लेने का नहीं इतना। अगर किसी बंदे को किसी कंपाउंड का, या फिर आपको भी एग्जाम में समझो कोई रिएक्शन है और उसके अंदर जो कंपाउंड है उसका कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिए, आप उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख दे, यू विल हैव दैट ऑप्शन। ठीक है। बट एग्जामिनेशंस में अगर आपको पूछेंगे राइट द कॉमन नेम और आप वहां पे IUPAC नेम लिख के आएंगे तो वो नहीं चलता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए 6 कार्बन में किस तरह से लिखना है। अगर आपको पूरा एक ही कार्बन दिख रहा है तो आप लिखेंगे फॉर्म, अगर आपको 2 कार्बन दिख रहे तो आप लिखेंगे एसिड, अगर आपको 3 कार्बन दिख रहे तो आप लिखेंगे प्रोपियो, अगर आप 4 कार्बन दिख रहा है तो आप लिखेंगे ब्यूटर, 5 दिख रहा है तो आप लिखेंगे वेलर, और 6 दिख रहा है तो आप लिखेंगे केपर। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ठीक है। चलिए, और सफिक्स तो हर कंपाउंड का आपको याद ही है, तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते चले जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जस्ट आपको समझे कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया है। ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कुछ इस तरह से देखिए, समझ लिए 3 कार्बन लिया है। क्या लिया है? चल ठीक है, चलिए 4 कार्बन लेता हूँ। 4 कार्बन है। ठीक। अब इन 4 में से मैंने ना यहाँ पर अल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बढ़िया चीज, एकदम आसान है। ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा कि 4 कार्बन तो लिखे, सर आपने तो 3 लिखे, हाँ तो चौथा ब्रांच में लिखा ना भाई। ठीक है। टोटल 4 कार्बन लिखे। ठीक। और अब मैंने क्या कर दिया ना, मैंने फिर से अल्डिहाइड ग्रुप बना दिया एक को। अब मैं चाहूं तो इसको भी बना सकता था, इसको भी बना सकता था। अच्छा, क्या मैं बीच वाले कार्बन को अल्डिहाइड बना सकता था? नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड के अंदर देखो C डबल बॉन्ड O और H ऐसा ग्रुप होना चाहिए, तो टोटल 3 बॉन्ड्स खाली होने चाहिए कि नहीं। इस कार्बन ने तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिए, तो उसका तो एक ही बॉन्ड खाली है, तो अल्डिहाइड ग्रुप वहां पर कभी नहीं बन सकता था। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी बात, कि जो टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल कार्बन यानी क्या, ऐसा कार्बन जहां पर या तो चेन शुरू हो सकती है या तो खत्म हो सकती है, ऐसा टर्मिनल कार्बन होगा, उसी पर ये फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। बीच में कोई कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। जैसे ये वाला जो अगर मैं कार्बन कंसीडर करता हूं, देखिए ये वाला, करेक्ट, तो मुझे बताइए क्या ये टर्मिनल कार्बन है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो नॉन टर्मिनल है, क्योंकि वो कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। वहां से कोई चेन शुरू या खत्म नहीं होती है। तो यहाँ जो कार्बन है, क्या इसमें मैं अल्डिहाइड ग्रुप बना सकता हूँ? देखिए, बनाकर अल्डिहाइड ग्रुप बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा और H लगाना पड़ेगा, पर इसके पास तो H है ही नहीं, तो ये अल्डिहाइड नहीं होगा। करेक्ट ना, H होना ही चाहिए। खाली C डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे रब कर दिया, सॉरी, खाली C डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो ये जो है वो आपका अल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए H होना बहुत जरूरी, इसलिए अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कहीं बीच में नहीं आ सकता, वो एंडिंग में ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कहीं ना कहीं समझ ही जाएंगे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पर मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। हाँ, तो अपना मेन पॉइंट ये था कि मैंने देखिए एग्जांपल के लिए 4 कार्बन लिया और एक कार्बन को अल्डिहाइड कर दिया, क्योंकि इसको कर सकता था या तो इसको कर सकता था। ठीक। तो ये वाले को अल्डिहाइड कर दिया। अब यहाँ पर भी मैंने टोटल कार्बन 4 ही लिए हैं, बस फर्क यह है कि यहाँ पर मैंने ब्रांच चेन ली हुई है। ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग जरा इनको कंप्लीट करते तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। ठीक है। चलिए, अब इनका हम लोग जरा कॉमन नॉमेनक्लेचर देते हैं इस मेथड से। तो देखिए, आप देख रहे हैं हेड है और टेल है। हेड में आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और टेल में आप लिख रहे होंगे सफिक्स। ठीक। आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका सफिक्स जो है वो अल्डिहाइड ही होने वाला है। तो चलिए इनका नाम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं टोटल, एक अल्डिहाइड का कार्बन है और 2, 3 और 4 कार्बन हमको दिख रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपको 4 कार्बन दिखाई दे तो आपका वर्ड क्या होगा? ब्यूटर।
तो चलिए हेड लिखता हूं ब्यूटर, ध्यान से सुनिएगा, ब्यूटर, ठीक है, इस तरह से मैंने हेड लिख दिया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्या हेड के बाद में मैंने कोई स्पेस रखी है? नहीं, कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू करना है टेल। टेल यानी कौन? सफिक्स। अल्डिहाइड का सफिक्स कौन है? अल्डिहाइड। तो देखिए यहां से ही कंटिन्यू करूंगा, मैं स्पेस नहीं रखूंगा, ब्यूटर अल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटर अल्डिहाइड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले कंपाउंड का नाम लिख, ठीक है, तो तू देखेगा इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और ये 4, तो तू इसका नाम लिखेगा ब्यूटर, ठीक है। और तेरे को अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो लिखेगा अल्डिहाइड। तो तू देखना इसका भी नाम ब्यूटर अल्डिहाइड आ रहा है और इसका भी नाम ब्यूटर अल्डिहाइड आ रहा है, करेक्ट, नाम सेम है। पर क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? नहीं, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, ये ब्रांच चेन कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, करेक्ट। तो ये तो हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो गया कि सर मैं नाम सेम आ रहा है लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, ये जो कॉमन नेम हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए। इस कंपाउंड का कोई भी कॉमन नेम नहीं है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है, इसका मैं कॉमन नेम लिख ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मुझे IUPAC नेम ही लिखना पड़ेगा, जो मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं, जो मैं आगे के लेक्चर्स में जरूर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपने जो पुराना वाला रूल सीखा था उसको भेजे में लाना ही नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, आपके दिमाग में यही रूल बजना चाहिए और यही सारी चीजें आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचने लगे कि सर देखो ये 3 कार्बन वाला ग्रुप दिख रहा है, यानी ये कुछ ऐसा है, 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो क्या मैं इसे आइसो या फिर सेक प्रोपाइल ग्रुप कह दूं, ठीक है। देखो यहां फंस जाओगे, आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है। इसको मैं आइसो प्रोपाइल या सेक प्रोपाइल अल्डिहाइड ऐसा नहीं कह सकता हूं, दैट इज रियली रॉन्ग, ब्लंडर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को देखा, आपके दिमाग में रेडिकल नेम आना ही नहीं चाहिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए, याद रखिए, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ये 3 कार्बन है तो ये इससे मैं N प्रोपाइल ग्रुप कह देता हूँ, नहीं, बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको टोटल कार्बन देखना है कितने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातें जो है वो आपको दिमाग में रहेगी और आप ये गलतियां नहीं करेंगे। और गलतियां नहीं करेंगे इसलिए मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा के दूंगा। बहुत सारे अल्डिहाइड के एग्जाम्पल हम देखेंगे, बहुत सारी, यानी 6 ही पॉसिबल है, करेक्ट। इनके अलावा और कोई लिखने ही नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस हमको देखनी ही नहीं, तो ये 6 ही देखेंगे। तो अपने हर एक एग्जाम्पल के अंदर ये 6 ही एग्जाम्पल होने वाले हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बात है आपको थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं अल्डिहाइड आपको सिखाता हूँ। ये लिख लीजिए आप कि किस तरह से सारी बातें हमने अभी सीखी। तो देखिए पढ़ते हैं अल्डिहाइड्स के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया और इस तरफ एक ग्रुप बाकी था, तो अभी एक ही कार्बन वाला एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर H लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन की 4 बॉन्ड बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए टोटल कार्बन आपको दिख रहा है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन्स अ कार्बन एटम। तो यूज हेड टेल रूल। तो हेड इज व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन यू सी हियर? 1। तो इसका जो आगे वाला नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म, ठीक है। और आप टेल में देख रहे हैं सफिक्स, सफिक्स अल्डिहाइड का क्या होता है? अल्डिहाइड ही होता है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूएशन में आएगा फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कार्बन की नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। टोटल कार्बन एटम्स 2 है और उसमें से ये आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो अल्डिहाइड का है, ठीक है। तो टोटल 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए बोलो? उसका हेड नेम क्या हो जाएगा? एसिड, ठीक है। और अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, इसके लिए कंटिन्यूएशन में लिखूंगा अल्डिहाइड, तो इसका नाम है वो हो जाएगा एसिड अल्डिहाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। चलिए तीसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 3 कार्बन देखिए, 1 2 और 3 कार्बन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फिर से अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। टोटल कार्बन 3 है। तो बताइए हेड नेम क्या बताया था मैंने? बताया था प्रोपियो। क्या बताया था? प्रोपियो। अब इसके आगे अल्डिहाइड लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोपियो अल्डिहाइड नहीं होता है। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं N, ठीक है, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ठीक है। अब ये N क्यों यूज कर रहे हैं हम? ठीक है बेटा, ये जो है वो कॉमन नेम है,
ठीक है। तो इनका जो लिखने का तरीका है वो फंडा जो है मैंने आपको सिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आने वाले, क्योंकि ये कोई एक्सेप्टेड नहीं है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नेम नहीं है, ये जिन्होंने ढूंढा उन्होंने रखा ऐसे, जस्ट नेम गिवन बाय द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जस्ट इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए प्रोपियन अल्डिहाइड लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा एन लिखना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने बॉन्ड लाइन दिया है, तो ये अल्डिहाइड का बॉन्ड लाइन किस तरह से होता है अभी के लिए समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसका करके बताता हूँ। ये देखिए अभी इसका सॉल्व करने पहले 1 2 3 और ये आप देख सकते हैं 4 कार्बन है। यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन हुए, तो देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ देखिए इस पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ H लिखा हुआ है, तो आपको भी H लिखना है इस तरह से। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो देख सकता हूँ मैं टोटल कार्बन 4 दिख रहे हैं, तो मेरा जो हेड नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटर, BUTYR ब्यूटर। और कंटिन्यूएशन में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है, तो अल्डिहाइड लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा ब्यूटर एल्डिहाइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ब्यूटर एल्डिहाइड इस तरह से। चलिए इसका जरा मुझे बताइए कैसे लिखेंगे आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखिए 3 कार्बन है तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। अब तीसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो आप नीचे करके देखिए जनरली ऐसा ट्राइंगल दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा डबल बॉन्ड ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बहुत अजीब हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा डबल बॉन्ड इधर कर रहा हूँ O, ठीक है। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि सर हम तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन बताते ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फाइन, इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बताने की जरूरत नहीं, आप ऐसा लिख के आएंगे तो भी चलेगा। पर मैं यहाँ पर अगर डैश करके छोड़ दूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको लोग कार्बन समझेंगे, तो तेरा टोटल कार्बन 1 2 3 4 और हो जाएगा, जितने जो कि होना चाहिए था 3। तो यहाँ पर तू अगर डैश कर दिया ना तो लोग ना इसको कार्बन समझेंगे, इसलिए तू डैश करके यहाँ पर हाइड्रोजन लिख के, भाई कार्बन नहीं है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देख अब समझने वाला देख ही सकता है पूरी तरह से कि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O H इस तरह से, ठीक है। या तो फिर तू ये बॉन्ड बना ही मत, या तो फिर इसको तू ऐसा ही लिख, या तो फिर तू बॉन्ड बना ही मत, तो भी समझ में आता है कि उधर H है। पर अगर तूने गलती से इधर ऐसा डैश कर दिया ना तो लोग उसको कार्बन समझेंगे और तेरा फंक्शनल ग्रुप भी गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख अगर कार्बन ग्रुप आ जाएगा तो दोनों साइड कार्बन ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड O की, जो कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ध्यान रख, अगर तू बॉन्ड करके छोड़ देगा तो वो अल्डिहाइड नहीं गिना जाएगा, कीटोन गिना जाएगा, ठीक है। तो गलतियां हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पर अगर डैश करता है तो H लिख, वरना डैश ही मत कर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डैश करके H लिखा है, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ते हैं। 5th कार्बन की तरफ में देख, ठीक है। ये 5th, इसमें 5 कार्बन आइटम है, इसमें मैंने कंडेंस करके देखना CH3 CH2 3 बार है, इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपांड किया तो कैसा दिखेगा CH3। अब इसके बाद CH2 3 बार है, तो CH2 1 बार, CH2 2 बार, CH2 3 बार, और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और H आ रहा है, सही है ना। तो अभी इसका बॉन्ड लाइन भी लिख सकते हैं, देख 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है जिसकी इधर डबल बॉन्ड है, ऐसा छोड़ दिया ना तो चलेगा, ठीक है। या फिर देख स्टाइल करने के लिए मैं थोड़ा ऐसा भी लिख सकता है कि नहीं, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। चल ना इसका नाम लिखते हैं। 5 कार्बन है तो हमें लिखना चाहिए वेलर, और अल्डिहाइड ग्रुप है तो लिखना चाहिए अल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वेलर अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, वेलर अल्डिहाइड। अब मैंने 6 वाले में थोड़ा नाम दिया है, तो तू स्ट्रक्चर बना, क्या लिखा है, केपर अल्डिहाइड। तो देख सकते हैं अल्डिहाइड तो बनाना ही पड़ेगा, और केपर का मतलब होता है 6 कार्बन आइटम, तो 6 कार्बन आइटम वाला अल्डिहाइड। तो चल बॉन्ड लाइन में बनाते हैं। 1 जैसे पेन रखा 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 कार्बन हो गए, अब अल्डिहाइड बनाना है। तू कहाँ बनाएगा अल्डिहाइड, टर्मिनल पे। ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, या तो इधर बना या तो इधर बना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर बीच में किधर बनाया ना तो वो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो चल मैं यहाँ बनाता हूँ, स्टाइल मारने के लिए मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। और अगर स्टाइल नहीं मारने का और इधर बताने का तो इधर लिखने का, डैश करके छोड़ने का नहीं, हाइड्रोजन लिख के आने का, समझा। हाँ, तो अब इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर ले, ठीक है। बहुत इजी है ये सब चीजें। मैं करके बताऊँ क्या, देख CH3 हो जाएगा इधर पहला कार्बन, और उसके बाद में ये सारे CH2 है, देख तो कितना है CH2 4 है, ठीक है। तो ये हो गया 4, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अभी तो उसको थोड़ा और एक्सपांड करेगा तो ऐसा दिखेगा, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अल्डिहाइड बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको समझा पा रहा हूँ। तो बेटा इसी तरह से सेम फंडा रख, ठीक है। और अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखेंगे, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल रहा होगा, बाकी नाम रखने का तरीका बहुत आसान हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ऑलराइट,
अच्छा, एक एग्जांपल और रह गया अल्डिहाइड के अंदर, आप पहले वो देख लेते फटाक से। कि देखिए अगर इस तरह से मैंने बेंजीन रिंग बनाई है कुछ, ठीक है, देखिए ये हो गई अपनी बेंजीन रिंग, ठीक है, आई होप आपको याद ही होगा बेंजीन रिंग। अब इसका मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बेंजल्डिहाइड, याद रखिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉमन नेम, यानी ऐसा कॉमन नेम है जो इंटरनेशनल नेम में भी चलता है। तो ठीक है, अगर आप IUPAC नेम में यानी इंटरनेशनल नेम में बेंजल्डिहाइड लिख के आएंगे आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, और यही कॉमन नेम में भी लिख के आएंगे तो कोई रॉन्ग देने वाला नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंडा देखते हैं जरा। बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो अपने को तो 6-7 एग्जांपल ही देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के। चलिए नंबर 1 मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और इस तरफ एक ही बॉन्ड बच रहा है, मुझे पहला एक ही कार्बन वाला कंपाउंड लिखना है, तो मैं यहाँ H लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा है यहाँ पर वो है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इस तरफ H। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ इसका, तो चलिए इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक ही कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए फॉर्म, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होता है उसका सफिक्स क्या होता है, IC एसिड। क्या होता है? IC एसिड, यानी IC को इसमें ज्वाइन करिए तो ये हो जाएगा IC और फिर लिखिए एसिड, तो देखिए ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। मैंने एक कार्बन है इसलिए फॉर्म लिखा है, ठीक है, और फिर मैंने IC एसिड को लिखा है तो ये देखिए IC और फिर ये लिखा है एसिड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि पहले फॉर्म लिखा है और फिर मैंने लिखा है IC एसिड, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसको कैसे पढ़ा जाता है? फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान रखिए, इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा ये फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इस तरह से अगर मैं दूसरे कंपाउंड का नाम लिखता हूं तो देखिए अगला कंपाउंड में लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पहचान सकते हैं आप, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड OH, यानी एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और टोटल कार्बन 2, तो 2 कार्बन है इसलिए मुझे लिखना चाहिए एसिड, ठीक है। और IC एसिड है इसके लिए लिखना चाहिए एसिटिक एसिड। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड का 60% सोल्यूशन ही आपके विनेगर में होता है, ठीक है। जो आप चाइनीज या कोई खाना बनाने में विनेगर जब यूज करते हैं तो विनेगर इज नथिंग बट 60% सोल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड, डू रिमेंबर इट, ठीक है। ये सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और भी ये जैसे फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रेड कलर का जो एंड्स होता है, रेड एंड है ना, लाल चींटी जो होती है, उनके अंदर ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में ना रेड एंड्स को फॉर्मा ऐसा कहा जाता है, ठीक है, और फॉर्मा के अंदर ये एसिड होता है इसलिए फॉर्मिक एसिड इसका नाम पड़ गया है। इस तरह से ये सारी चीजें आ रही है अपने पास में, ठीक है। और भी बहुत इंफॉर्मेशन है बट मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत है अपने पास पढ़ने के लिए और बहुत समय है ये सब बताने के लिए, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नाम सीखने पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कंपाउंड देख के उसका नाम आएगा तो ही आप उसके ऊपर आगे कुछ सोच पाएंगे कि रिएक्शन कैसे करेंगे, कि कहां से आया, कि क्यों आया, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाला एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। देखिए बॉन्ड लाइन में 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और ये तीसरा कार्बन है और मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। चलो आप पहचान सकते हैं ये क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें 1 कार्बन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर नो डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 और ये 3 कार्बन है। चलिए जरा इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 कार्बन है सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड OH इस तरह से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रोपियो। क्या लिखना चाहिए? प्रोपियो, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना चाहिए? इक एसिड, ठीक है। तो इधर क्या लिखना चाहिए? N, ठीक है, ये N लिखना है, प्रोपियोन, NIC, इक, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपियोनिक एसिड, इस तरह से। चलिए फोर्थ वाले का नाम अगर मैं लिखता हूं, फोर्थ वाला कंपाउंड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंडेंस करके लिखा हुआ है CH3 CH2 2 बार और फिर COOH। तो ये क्या हो रहा है? CH3 1 बार है, फिर CH2 है, फिर से CH2 है और फिर से COOH यानी C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से होगा उसका बॉन्डिंग, ठीक है। तो COOH दिखाई दे तो याद रखिए इस तरह से दिखाई देना चाहिए बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड OH इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 4 कार्बन तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूटर,
है ना, और एसिड इसके लिखना चाहिए आईसी और फिर लिखना चाहिए एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड। और ये ब्यूट्रिक एसिड जो है वो बटर में पाया जाता है, बटर के अंदर जो एसिड होता है उसे हम ब्यूट्रिक एसिड ऐसा कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट मैं सब चीजें आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, इतना भागना नहीं अपने को कहीं पे। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए फिफ्थ 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन है। ठीक है, इस तरह से मैंने डायरेक्ट बॉन्ड में लिखा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 4 और ये 5वें कार्बन पे एसिडिक ग्रुप है, तो इसका जो नाम है क्या हो जाएगा, वेलरिक एसिड हो रहा होगा। क्या नाम हो रहा होगा इसका, वेलरिक एसिड। सो अगर किसी वजह से मैं लिख देता हूँ केपरोइक एसिड, केपरोइक एसिड, इस तरह से कोई नाम लिखता हूँ, तो आप क्या देख सकते हैं कि केपर ये शब्द दिख रहा है, मतलब 6 है, 6 कार्बन होंगे। ठीक है, आईसी एसिड दिख रहा है इसलिए एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ। और एसिड फंक्शनल ग्रुप भी या तो इस टर्मिनल पे आएगा या तो इस टर्मिनल पे आएगा। तो चलिए यहाँ इस टर्मिनल पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो हो जाएगा CH2 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 4 बार, और ये हो जाएगा CH3। इसको कंडेंस करके भी लिखा जा सकता है कि CH3 है, CH2 4 बार है और फिर COOH ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप बॉन्ड लेंथ बनाना चाहे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पर आप चाहे तो COOH ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से फंक्शनल ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत ही अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से लिखा है। चलिए, अगर यही बात सोचिए कि बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है अपने पास में, और आज के लिए वो अपना लास्ट कंपाउंड होगा। कि देखिए इस तरह से बेंजीन है, ये दिस इज कंपाउंड नंबर 7 आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छटाकर मैंने COOH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से समझा जा सकता है, या फिर इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे भी लिखो, इट डजंट मैटर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। जी, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजोइक एसिड। रियली इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड भी एक ऐसा कॉमन नेम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो IUPAC में भी आप बेंजोइक एसिड लिख के आएंगे चलेगा, कॉमन नेम में भी बेंजोइक एसिड लिख के आएंगे चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे के जो फंक्शनल ग्रुप्स आने वाले हैं, जैसे कि एस्टर हो गया, साइलेंट्स हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गया, अमाइड्स हो गया, ये सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ अलग तरीका होता है नाम देने का। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और पिछले हमने जितने भी लेक्चर्स के अंदर सारे अल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस मेंटेन हो, इसलिए आप उनको कम से कम वीक में 3 बार तो लिख करके प्रैक्टिस करना ही चाहिए अभी के लिए, क्योंकि आपके पास अभी इस वक्त ज्यादा वर्कलोड नहीं है, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।